मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉइज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में गोल्ड सिल्वर पर बात करेंगे। अगले हफ्ते गोल्ड और सिल्वर कैसा रह सकता है, क्या उसका स्थिति रहेगी एस्ट्रोलॉजिकली, क्या फंडामेंटल्स हैं, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस जो चल रहा है उसका क्या हो सकता है, इस पर एस्ट्रो क्या कहता है। सबसे बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि शांति होगी तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो इसका विश्लेषण करेंगे एस्ट्रो के एंगल से, इसका विश्लेषण करेंगे फंडामेंटल एंगल से। अगला हफ्ता ग्लोबल मार्केट्स के लिए वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ जापान की मीटिंग है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग है, बैंक ऑफ कनाडा की मीटिंग है और फेडरल रिजर्व की भी मीटिंग है। मीन्स इतने बड़े बैंक्स की, केंद्रीय बैंकों की मीटिंग है। ब्याज दरों के ऊपर फैसला होगा, इकॉनमी के ऊपर आउटलुक आएगा, खासतौर पर जिस तरीके से क्रूड की कीमतें बढ़ी हैं उसके बाद। तो नज़र रहेगी सारे इवेंट्स के ऊपर। लेकिन पिछले हफ्ते कैसा रहा गोल्ड और सिल्वर, पहले इसका थोड़ा सा रैपअप करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि इवेंट कौन से हैं, कब है, एस्ट्रो इवेंट्स क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्या कहते हैं और गोल्ड और सिल्वर आगे कैसा रह सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली भी। तो जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है गोल्ड की कॉमेक्स के ऊपर 4740.9 डॉलर, यानी कि ये लगभग 0.36% पॉजिटिव बंद हुआ है। नेगेटिव खुला था लेकिन बाद में जाते जाते ये पॉजिटिव बंद हुआ। इसका वीकली ड्रॉप रहा लगभग 2.84%, यानी कि करीब 3% पिछले वीक में गोल्ड टूटा है। ये 4 हफ्ते की तेजी के बाद ये ड्रॉप आया था, ये 3% की गिरावट है। MCX पर यदि हम बात करते हैं तो फ्राइडे की क्लोजिंग रही है 1,52,699 और ये लगभग 0.62% बंद हुआ है ऊपर। हालांकि ये भी नीचे खुला था, बाद में तेजी के साथ बंद हुआ और ये यहाँ पर वीकली ड्रॉप रहा है लगभग 1.2%, यानी कि 1.25% के आसपास का वीकली ड्रॉप रहा है। इसमें डिफरेंट होता है क्योंकि ये रुपये की मूवमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जैसे कॉमेक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा गिरा, लगभग 0.25%, यहाँ पर 1.25% गिरा है। सिल्वर यदि हम बात करते हैं, फ्राइडे की क्लोजिंग रही है 76.41 डॉलर और ये करीब 1.25% तेज था, 1.21%। ये भी डाउन खुला था, बाद में तेज हो गया और वीकली ड्रॉप इसमें रहा है करीब 2.86%, यानी कि 3% का। और सिल्वर यदि MCX की बात करते हैं तो फ्राइडे की क्लोजिंग रही है 2,44,636 की, ये करीब 1.25% यानी कि 1.29% तेज बंद हुआ, लेकिन वीकली इसमें 5% का ड्रॉप आया है। अब देखिए, जो कॉमेक्स पर जो ड्रॉप आया है और इंडिया में जो ड्रॉप आया है उसमें भी यहाँ पर भी फ़र्क है। वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉप है और यहाँ पर कम है। तो ये ड्रॉप आया है। कॉमेक्स पे करीब 6.5% का ड्रॉप है और यहाँ पर हमारे यहाँ पर 5% के आसपास का ड्रॉप है। फंडामेंटली देखते हैं तो चाइना लगातार बाइंग कर रहा है। मार्च में यदि इसको देखते हैं तो जनवरी 2025 से सबसे ज़्यादा बाइंग इसने मार्च में की है। मार्च में पुल बैक आया, नीचे मिल रहा था, तो चाइना ने बहुत बड़ी खरीद की है। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल बैंक लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो मार्च में काफ़ी डाउन आ गया था तो चाइना के बैंक ने खरीदा है। हालांकि वर्ल्ड काउंसिल की जो वो है रिपोर्ट अभी आएगी इसके ऊपर डिटेल, लेकिन मिंटर की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया कि चाइना ने रिकॉर्ड बाइंग की है जनवरी 2025 के बाद मार्च 2026 में। तो बाय ऑन डिप सेंट्रल बैंक भी कर रहे हैं और रैलीज जो है वो आगे पॉसिबल है, क्योंकि एस्ट्रो चार्ट भी बता रहा है कि आगे रैलीज पॉसिबल हैं। तो ये थोड़ा सा एक फंडामेंटल ये है कि बैंक खरीद रहे हैं और अभी मार्केट फिलहाल डिप की स्थिति में ही है। मीन पिछला हफ्ता यदि हम इसको एनालिसिस करते हैं तो डिप की स्थिति में है, लेकिन डिप पे बैंक खरीद रहे हैं। ये चाइना की रिपोर्ट आई है। अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है वॉर के लिए। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची जो है वो इस्लामाबाद में है और वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के साथ। US की एक टीम आज यानी कि शनिवार को, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं शनिवार शाम का समय है, तो हमारे यहाँ पर शाम है, उधर मॉर्निंग होगी और इस समय तक हो सकता है वो US से निकलने की तैयारी कर रहे हो, जो उनकी स्पेशल इन्वॉय हैं ट्रंप के, और वो है उनकी टीम है साथ में। तो ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस्लामाबाद में ईरान ने बोला है कि बातचीत जो होगी वो डायरेक्ट नहीं होगी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस नहीं है। पिछली बार जेडी वेंस थे वहाँ पर साथ में, तो बातचीत होगी पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के डिप्लोमेट्स के माध्यम से। वो अपने मैसेज कन्वे करेंगे और वो अपने मैसेज करेंगे। ऐसा ही सेम हुआ था ओमान में, ऐसा ही सेम हुआ था स्वीडन में हुआ था शायद
मध्यस्थ के जरिए बातचीत हुई थी, डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई थी। जो पिछली बार डायरेक्ट बातचीत हुई थी वो उस तरह की बातचीत नहीं है, लेकिन बातचीत हो रही है, ये बड़ी बात है। दोनों एक बार फिर टेबल के ऊपर आ गए हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी कन्फ्लिक्ट के चलते क्रूड लगातार $90 के ऊपर बना हुआ है, 94, 96, 97 के ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। ये इसने एक रेंज पकड़ी हुई है $90 से लेकर $100 के बीच की। हालांकि ब्रेंट क्रूड $100 के ऊपर निकल जाता है। यही मैटर ऑफ कंसर्न है गोल्ड और सिल्वर के लिए, क्योंकि जो मनी यहाँ पर आना है, गोल्ड सिल्वर में आना है इन्वेस्टर का, वो आ रहा है क्रूड में। इसके कारण यहाँ पर वॉल्यूम कम है और यहाँ पर तेजी नहीं बन पा रही है, या मंदी भी आनी है तो एक तरफा नहीं आ पा रही, कुछ में बीच में ही झूल रहा है ये। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वॉर यदि यहाँ पर रुक जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ईरान ने अपनी टर्म्स रखी हैं, अमेरिका चाहता है कि वो अपना परमाणु बम बनाना बंद करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो खोला जाए। ईरान भी यही कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोले, उन्हें जो नाकाबंदी की है वो खोल दी जाए। वो कहते हैं कि अपनी माइंस हटाओ यहाँ से और इसको खोलो। दोनों तरफ से यही शर्त है कि एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोला जाए, और एक अमेरिका की शर्त है कि इसको जो है वो परमाणु कार्यक्रम को अपने रद्द करे लंबे समय के लिए, या परमानेंटली रद्द कर दे। यूरेनियम की जो एनरिचमेंट हो रही है, दो ये मेन उसकी शर्तें हैं। ईरान की कुछ शर्तें हैं साथ में कि ईरान के जो फ्रीज एसेट्स हैं वो छोड़े जाए, और जो युद्ध में उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दोनों तरफ बातचीत चल रही है, देखते हैं कहाँ पर आकर बैठती है ये बातचीत। लेकिन इस बातचीत के ऊपर बाजार का मूड जो है वो बहुत डिपेंड करेगा अगले हफ्ते में, और इस बातचीत का आउटकम हो सकता है कि इंडिया टाइम के हिसाब से संडे इवनिंग को आए। तो संडे इवनिंग को आएगा तो अगले दिन जब बाजार खुलेगा तो इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर नजर आएगा। लेकिन इकोनॉमिक डाटा की यदि बात करते हैं, इन्फ्लेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि ये $90 के ऊपर रहता है क्रूड, तो अल्टीमेटली सारी जगह पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पर चीज़ें महंगी होनी शुरू हुई हैं, पूरी दुनिया में ये चीज़ें महंगी होनी शुरू होंगी, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अमेरिका में भी कंसर्न है, ट्रंप को जाना है 5 नवंबर को मिड टर्म इलेक्शन में, तो अल्टीमेटली यदि ये बहुत ज़्यादा ऊंचे रहते हैं, तो भाव ऊंचे रहते हैं, तो ट्रंप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एक पॉलिटिकल एंगल है इस चीज़ का। लड़ाई तो चलो चल रही है, लेकिन ये पॉलिटिकल एंगल है कि इन्फ्लेशन अमेरिका भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैर, अगले हफ्ते इवेंट बहुत सारे हैं, इवेंट के ऊपर थोड़ा सा एक बार नज़रसानी कर ले। 27 को बैंक ऑफ जापान की मीटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि मंडे को ही शुरू हो जाएगी। 28 अप्रैल सुबह 5 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से जापान पॉलिसी रेट का अनाउंस करेगा। माना यह जा रहा है कि इन्फ्लेशन के चलते, जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है उसके चलते, ये रेट पोस्टपोन हो सकते हैं, और मार्केट इसको ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है, शायद मेरे हिसाब से तो फैक्टर इन कर चुका है। 28 अप्रैल को 10:30 बजे बैंक ऑफ जापान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये समय इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बैंक ऑफ जापान आउटलुक जो देगा आने वाले समय के लिए इकोनॉमी के लिए, वो बहुत जो है वो मैटर करेगा। यदि बैंक ऑफ जापान कुछ इस तरह का सिग्नल दे देता है जिससे डॉलर मजबूत होता है, तो इससे बुलियंस के ऊपर असर पड़ेगा, उससे बुलियंस गिर सकता है। ये 10:30 बजे का टाइम फ्रेम जरूर ध्यान में रखिएगा। 28 अप्रैल को ही 7:30 बजे यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा आएगा। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का भी डाटा आएगा। ये मंगलवार को होगा 7:30 बजे शाम को। इस डाटा के इर्द गिर्द बहुत जो है वो बाजार में हलचल होगी, क्योंकि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ये दिखाएगा कि इकोनॉमी में जान कितनी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स दिखाएगा कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ने के बावजूद, इन्फ्लेशन बढ़ने के बावजूद क्या स्थिति है यूएस की इकोनॉमी की। इसी आधार के ऊपर जो है वो फेड की मीटिंग जो है उसमें भी डिसीजन होगा। 29 अप्रैल को बैंक ऑफ कनाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और 29 अप्रैल को ही 11:30 बजे के आसपास FOMC यानी कि फेड रिजर्व की जो कमेटी है उसकी स्टेटमेंट आएगी। यानी कि 29 अप्रैल को 11:30 बजे, जिस समय हमारा बाजार बंद हो चुका होगा, उस समय फेड रिजर्व ब्याज दरों के ऊपर फैसला सुनाएगा। उसको कम करना है, बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, स्टेटस को कायम रखना है, वो जो डिसीजन आएगा 29 अप्रैल को आएगा 11:30 बजे। यानी कि 30 अप्रैल को जब हमारा बाजार खुलेगा तो इसका इम्पैक्ट बाजार के ऊपर नजर आएगा। इसलिए 29 अप्रैल की पोजीशन को ध्यान में रखिएगा, अपनी क्या लेकर जा रहे हैं। 29 अप्रैल को ही रात्रि 12 बजे, यानी कि 30 अप्रैल चढ़ चुकी होगी, हमारे यहाँ पर FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी कि फेडरल रिजर्व की कमेटी की है जो, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो है वो आपको आउटलुक देंगे अपनी इकोनॉमी का आने वाले समय के लिए। क्या फेडरल रिजर्व इस वित्त वर्ष में ब्याज दरें कम करने की तरफ सोच रहा है, क्या इन्फ्लेशन को लेकर उसका कंसर्न है, क्या ग्रोथ को लेकर उसका कंसर्न है। ये चीज़ें हमें 29 अप्रैल रात 12 बजे जो फेड की मीटिंग होगी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें अनाउंस की जाएंगी। इसके ऊपर सबकी नज़र रहेगी, पूरे ग्लोबल मार्केट की नज़र इसके ऊपर रहती है। ये बहुत बड़ा इवेंट होता है बुलियंस के लिहाज से भी और इक्विटी के लिहाज से भी। 30 अप्रैल को 4:30 बजे दोपहर को इंडिया टाइम के हिसाब से ब्रिटेन अपने पॉलिसी रेट्स जो है वो डिसाइड करेगा। 30 अप्रैल को ही 5:45 पर
यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पॉलिसी रेट्स जो हैं वो डिसाइड होंगे। मीन ये मीटिंग है 30 अप्रैल को 6 बजे। यूएस की जीडीपी का डाटा आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो इवेंट है। जीडीपी, क्वार्टरली जीडीपी का ये डाटा होता है। कोर पीसीई का डाटा भी आएगा। ये 6 बजे के आसपास बाजार में हलचल मचाता है जब ये डाटा आता है। और 30 अप्रैल को ही 6:15 बजे शाम को ईसीबी यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मार्जिन रिड्यूस्ड जो है वो इस बीच हो गए हैं गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। जो सीएमई है, जो जहां कॉमेक्स का कारोबार होता है, जो इसको पूरा चलाता है सीएमई ग्रुप, उसने गोल्ड के ऊपर मार्जिन 7% से कम करके 6% कर दिया है। सिल्वर पर मार्जिन कर दिया है 14 से 11%। इसका मतलब क्या है, जब जब बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ती है तो एक्सचेंज क्या करती है, सबसे पहले जो है वो मार्जिन बढ़ाती है। मार्जिन बढ़ाने से क्या होता है, आपका वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम होता है तो उसमें जो है वो थोड़ा सा सुस्ती आ जाती है बाजार में। अब जैसे ही सिल्वर का मार्जिन 3% कम हुआ है, सीएमई पर हुआ है, ये एमसीएक्स पे नहीं हुआ, और गोल्ड का मार्जिन कम हुआ है, उससे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने से बाजार में जो है वो वोलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है, ऊपर की साइड भी नीचे की साइड भी। इसका जरूर ध्यान रखेंगे। अगले हफ्ते में आपको ये एक्चुअल में ये लागू हो गया है, 24 अप्रैल से लागू होने की बात की गई है सीएमई के द्वारा। इसको बोलते हैं सीएमई का वो है फुल फॉर्म है शिकागो मर्चेंडाइल एक्सचेंज है शायद इसका नाम पूरा। तो वहाँ जितना भी कॉमेक्स के ऊपर कारोबार होता है ये सीएमई ग्रुप के द्वारा ही होता है। तो ये फंडामेंटल्स हैं, कुछ आने वाले इकोनॉमिक इवेंट है। एस्ट्रो क्या कहता है, 27 अप्रैल को भद्रा है, ये पृथ्वी लोक पर वास है, ये शुभ नहीं मानी जाती। लेकिन मून 27 अप्रैल को यानी कि चंद्रमा लियो में रहेंगे, केतु के साथ रहेंगे। लियो गोल्ड का साइन है, चंद्रमा चांदी का कारक है, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह की युति तेजी का कारक होती है। तो हम ये मान सकते हैं कि 27 अप्रैल को बाजार तेज रहना चाहिए, स्टार्टिंग में मॉर्निंग में तेज रहना चाहिए। और मरकरी जुपिटर 27 अप्रैल को यानी कि 26 अप्रैल रात्रि को ही मरकरी जुपिटर 90 डिग्री एक्सिस पर आ जाएंगे। ये गोचर जो है वो नॉर्मली वोलेटिलिटी लेकर आता है, यानी कि जब 27 अप्रैल को कॉमेक्स खुलेगा तो हमें बाजार में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और 9:08 पर 27 अप्रैल को रात को वीनस रोहिणी नक्षत्र में आएंगे, ये बाजार के लिए नेगेटिव है, यानी कि 27 रात को बुलियन बाजार थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। 28 अप्रैल को 1:24 में यानी कि 27 की मध्य रात्रि सूर्य भरनी में आ जाएंगे। ये इवेंट पॉजिटिव है, 28 के लिए मॉर्निंग का ये इवेंट पॉजिटिव है बाजार के लिए। सूर्य का भरनी में आना, शुक्र चांदी के कारक हैं, सूर्य गोल्ड के कारक हैं। सूर्य जब शुक्र के नक्षत्र में आते हैं तो नॉर्मली तेजी आ जाती है। 29 अप्रैल को 11:32 पर सुबह सूर्य और शनि का 30 डिग्री का एक्सिस होगा। यहाँ पर हमें बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, नेगेटिव साइड पे ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। 30 अप्रैल को 6:55 पे मरकरी एरीज में आएंगे। ये एरीज में आना बाजार के लिहाज से इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि सूर्य यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और सूर्य और मरकरी की यहाँ पर युति हो जाएगी। हालांकि हिस्टोरिकल डाटा ये कहता है कि जब जब भी मेरे मरकरी एरीज में आते हैं तो बाजार नॉर्मली फ्लैट रहता है, लेकिन जब सूर्य के साथ कंजंक्शन में है तो बाजार जो है वो तेज हो जाता है। यदि हम मून की बात करते हैं तो मून 25 अप्रैल को 8:04 पर लियो में रहेंगे और ये पॉजिटिव है। 28 अप्रैल तक ये रहेंगे 3:55 पर वर्गो में जाएंगे यानी कि कन्या में जाएंगे। अगेन ये बुलियंस के लिए पॉजिटिव है। 30 अप्रैल को दोपहर 1:13 पे मून लिब्रा में जाएंगे, ये नेगेटिव है, यानी कि 30 अप्रैल को ये चीज़ नेगेटिव हो सकती है मून के लिहाज से। और ये रहेगा आपका बाजार का पूरा आउटलुक बुलियंस का इस वीक के लिए। ये वीडियो जो है वीडियो आपको जानकारी भर के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये वीडियो किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। कोई भी गोल्ड या सिल्वर में आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने निवेश सलाहकार की मदद ज़रूर लीजिए। ये वीडियो आपकी मदद के लिए बनाया गया है ताकि आपको कुछ टाइमिंग जो है वो इम्पोर्टेंट पता लग जाए। इस वीडियो में इसी कारण कोई भी लेवल शेयर नहीं किया जाता, क्योंकि कोई पता नहीं जिस समय कोई एस्ट्रो इवेंट बन रहा है उस समय बाजार का लेवल क्या होगा। तो वहाँ से ना तो लेवल बताए जा सकते हैं। एस्ट्रो सिर्फ आपको एक व्यू देता है और इस व्यू को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। इसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है ट्रेडर्स की। वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।